नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं मैं दीपक आप सभी का शिवदीप एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं शिवदीप एकेडमी में। कैसे मित्रों आप सभी? दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की नोटिफिकेशन जो है पेपर के माध्यम से हमको देखने के लिए मिला है। ठीक है, और जो कि कितना ऑथेंटिक है, कितना सत्य है, जो कि एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा कि हमको कहाँ पे मतलब पीवी की साइट पर हमको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, खैर जो भी हो, अपने को तो पढ़ाई करना है दोस्तों। तो प्लीज़ जो भी पटवारी के लिए एक सीट बुक करना चाहते हैं, प्लीज़ अभी से पढ़ाई में लग जाएँ। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम लेके आ रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा क्वेश्चन पेपर तीसरा। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर नंबर तीसरा, जिसमें कि पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 20 प्रश्न जो कि पूछे गए थे कब 2017 में, उनकी सीरीज हम यहाँ पे चला रहे हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। और दोस्तों इसी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट या एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको दी जाती है वो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। इससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि शिवदीप एकेडमी चैनल है, इसको सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन या आने वाले जो एग्जाम है इससे महत्वपूर्ण आपको दिशा निर्देश इस चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छे से किया जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य खाली स्थान है। पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य है विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। किसका? पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों क्या होता है कि पंचायतों द्वारा विकास कार्यक्रमों व योजनाओं के निर्माण में जो तकनीकी पहलुओं पर इन तकनीकी सहायता समूह की सहायता ली जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? यानी कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो कौन कार्य करता है दोस्तों? तो वो करता है राज्य सरकार का एक अधिकारी। ठीक है, कौन करता है? राज्य सरकार का एक अधिकारी कार्य करता है, जिसका नाम होता है दोस्तों सीओ। ठीक है, जनपद पंचायत का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जो होता है वो होता है सीईओ। ठीक है, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सरकार का एक अधिकारी कार्य करता है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी होता है, और वो होता है सीओ, जो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी होता है। यानी कि जो लोक सेवा आयोग, यानी कि दोस्तों यूपीपीएससी के द्वारा चयनित होकर आता है, राज्य लोक सेवा आयोग, सॉरी दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर आता है ये, यानी कि एमपीपीएससी द्वारा, इसके द्वारा एमपीपीएससी द्वारा ये चयनित होकर आता है और वही सीओ बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है? तो वो है अंगूर। आप सभी को पता है अंगूर की खेती मध्य प्रदेश में बहुत कम होती है, होती भी होगी कहीं, तो मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे अंगूर की खेती की जाती होगी। संतरे की खेती होती है, पपीता की होती है, केला की होती है, लेकिन अंगूर की नहीं होती। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय फल आम है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश का देश में कुल उत्पादक राज्यों में 2014-15 के संदर्भ में 6वां नंबर है। क्या है दोस्तों? फल उत्पादन में प्रदेश अमरूद उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। अमरूद यहाँ पे प्रथम स्थान पे आता है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जबकि संतरा, केला, पपीता आम मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाले प्रमुख फल हैं। इनकी तुलना में अंगूर मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? व्यावसायिक फसल के बारे में पूछा गया तो कौन सी व्यावसायिक फसल है दोस्तों? तो व्यावसायिक फसल है कपास की, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल के अंतर्गत आती है। व्यावसायिक जगत में यह श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जानी जाती है। क्या दोस्तों? श्वेत स्वर्ण, यानी कि सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों कपास का उत्पादन महत्वपूर्ण व्यावसायिक फाइबर में से एक है और कपड़ा उद्योग, तेल उद्योग, साबुन आदि के उपयोग के कारण दुनिया भर में आयात एवं निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु में से एक है। क्या? कपास। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है? कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश करता है और गेहूं की कीमतों के लिए, धान और गेहूं की कीमतों के लिए कीमतें जारी करता है? तो कौन है दोस्तों ऐसा? तो दोस्तों वो है कृषि लागत मूल्य के लिए आयोग, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग जो होता है वही ये सारी चीज़ें निर्धारित करता है। दोस्तों कृषि लागत और मूल्य के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अंतर्गत विभिन्न कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में दोस्तों यह जो आयोग होता है भारत सरकार की विकेंद्रित एजेंसी है। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित होते हैं? यानी कि मनरेगा के अंतर्गत जो महिलाएं कार्य करती हैं तो कितनी महिलाएं कार्य कर सकती हैं, कितने प्रतिशत उनका आरक्षण होता है? तो वो होता है दोस्तों 1/3, यानी कि दोस्तों अगर 3 पुरुष काम कर रहे हैं तो 1 महिला काम कर सकती है। ठीक है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना, जिसे 25 अगस्त, पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, जो कि 25 अगस्त 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की संविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। मनरेगा के अंतर्गत दोस्तों महिलाओं के लिए 1/3% कार्य आरक्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को खालिस्तान शासन द्वारा नियुक्त किया गया था। अशोक मेहता समिति को जो दोस्तों नियुक्त किया गया था वो किसके शासनकाल में नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों जनता, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल जानकारी देता हूँ। दोस्तों जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में पहली बार मोरार देसाई जी के नेतृत्व में।
जनता सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था। इस समिति में 13 सदस्य थे। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी, जिसमें 132 सिफारिशें की गई थी। ठीक है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई थी, जिन्हें दूर करने के लिए सिफारिश करने हेतु 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। और इसका गठन किसने किया था? जनता पार्टी ने। ठीक है दोस्तों, 1977 में ये पहली बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में यह सरकार बनी थी। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र खालिस्तान से संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहाँ से संबंधित है दोस्तों? आप सभी बताइए मुझे किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों कृषि से, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जिसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन भी शामिल है। इसके विपरीत दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करना और तृतीयक सेवाएं प्रदान करना प्राथमिक क्षेत्र आमतौर पर कम विकसित देशों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि औद्योगिक देशों में प्रायः कम महत्वपूर्ण होता है। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों क्वेश्चन की ये वीडियो लेक्चर की सीरीज आपको अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सभी दोस्त जो हैं, जो भी इस वीडियो को वॉच करेगा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों निश्चित ही आपको मैं ऐसी उम्मीद दिलाता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको जरूरी सारी पटवारी परीक्षा से लेकर और जीके से रिलेटेड सारे एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन दिया जाएगा। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना खालिस्तान में होनी चाहिए। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने जो हमको सुझाव दिया था वो क्या सुझाव दिया था कि वो त्रिस्तरीय पंचायती राज 2 स्तरीय होनी चाहिए, जो कि दोस्तों ग्राम, खंड और जिला स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए दोस्तों 1956 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसी के अंतर्गत दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दोस्तों 1957 में पेश की थी और इसमें पेश की थी कि समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जो कि निम्न प्रकार था: ग्राम पंचायत, खंड पंचायत समिति और जिला या जिला परिषद समिति। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके विषय में दोस्तों जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी चीज़ें अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये एक प्रकार की क्वेश्चन की सीरीज है जो कि पहले क्या पूछा गया था इसके विषय में जानकारी देने के लिए क्वेश्चन समझाया जा रहा है दोस्तों। आई होप कि अगर ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करें, आपको निश्चित ही वहाँ से जानकारी दी जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से सिर्फ दोस्तों आंसर देखा जाए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो रहा है और आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सी सिंचाई परियोजना है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों बंकी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बारना नदी घाटी परियोजना, इंदिरा सागर नदी घाटी परियोजना और बाणसागर, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि ये तीनों तो स्थित हैं, ये बाकी एक जो बंकी परियोजना ये स्थित नहीं है मध्य प्रदेश में। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के बीच है। दोस्तों वर्ष 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता खालिस्तान के बीच है, यानी कि कितने लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी? तो वो कितनी की गई थी दोस्तों? वो की गई थी 201 से 210 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन यानी कि SPMPM को स्वीकृति प्रदान की। यह मिशन दोस्तों 5142.08 करोड़ रुपए से क्रियान्वित किया गया। इस मिशन का उद्देश्य था दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से टिकाऊ स्थलों में रूपांतरित करना। इस मिशन के तहत दोस्तों स्मार्ट गांवों के समूह का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेश को 201 से लेकर 210 लाख रुपए के बीच की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा, जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है? तो कौन सी है दोस्तों विज्ञान की वह शाखा? देख लीजिए दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितना डीपली जाके क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये 5 साल पुरानी बात है। 5 साल के बाद आप लेवल का तो देख ही सकते हैं कितना अप हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस लेवल को देखते हुए अपने को तैयारी करनी है। तो दोस्तों विज्ञान की कौन सी शाखा थी? तो विज्ञान की दोस्तों वो शाखा थी कृषि विज्ञान। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो मृदा, जल और फसल प्रबंधन के सिद्धांत और गतिविधियों से संबंधित है। वास्तव में दोस्तों कृषि विज्ञान प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान आदि को लपेटे हुए है या समेटे हुए है, बहुविषयक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत दोस्तों अनेक अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जाते हैं। साथ ही कृषि विज्ञान का जैविकी विज्ञान से भी निकट का संबंध रहा है दोस्तों। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए प्रयुक्त है? मतलब गेहूं की फसल के साथ मिला के उगाने के लिए उपयुक्त है, कौन है वो फसल? तो दोस्तों वो फसल है सरसों, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ग्वालियर चंबल संभाग में आपने देखा होगा गेहूं की फसल के साथ सरसों का अधिक उत्पादन किया जाता है और वैसे भी दोस्तों ग्वालियर चंबल संभाग में ही सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों सरसों गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि गेहूं और सरसों दोनों रबी की फसल मानी जाती है दोस्तों, है ही 100%। जबकि सोयाबीन खरीफ की फसल है, वहीं टमाटर ये सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है। टमाटर एक फैलने वाला और जमीन से लगा फल है जो गेहूं के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों
चाहे एक चौड़ी पत्ती वाली व्यावसायिक फसल है, इसका मिश्रण भी गेहूं के साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। सभी को पता है, बच्चे को पता होगा कि पंचायत का जो चुनाव कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी कि पहली बैठक से 5 वर्ष का माना गया है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में पंचायत का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। प्रत्येक पंचायत को उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। पंचायत को विधि के अनुसार इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत 5 से 6 माह पूर्व विघटित कर दी जाती है तो पुनः चुनाव आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि खालिस्तान के बीच है। तो दोस्तों आप सभी बताइए मुझे कि जो केंद्र सरकार ने 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत जो राशि प्रदान की गई थी वो कितनी थी। तो दोस्तों वो राशि थी 250 से 255 करोड़ रुपए, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 250 से 255 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसल प्रीमियम राशि का कितना प्रतिशत देना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप सभी को पता है किसानों के लिए बहुत लाभकारी है, जिसमें फसलों का बीमा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने प्रतिशत राशि जो है वो कि फसलों के लिए किसानों को देना होता है। तो आप सभी बताइए दोस्तों कितने प्रतिशत होता है। तो वो होता है दोस्तों 5%, यानी कि 5% इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन। 5% राशि जो है किसानों को देनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, किसानों को फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी। यह योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP संकेतिक खालिस्तान है। तो दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP कितनी है। तो वो है दोस्तों डॉलर में है ये 1723, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP 1723 है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लग रही हो, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवदीप एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों निश्चित ही इस चैनल से आपको जीके से रिलेटेड सारी मदद की जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा के रखें, जो भी वीडियो पहले डलता है तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, G8, यानी कि दोस्तों G8 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस मंच की स्थापना दोस्तों फ्रांस द्वारा 1975 में समूह 6 के नाम से विश्व के 6 देश सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की गई थी। यह राष्ट्र थे दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1976 में दोस्तों इसमें कनाडा को शामिल कर लिया गया और मंच का नाम बदलकर समूह 7 कर लिया गया। 1997 में क्या हुआ दोस्तों, इसमें रूस को भी शामिल कर लिया गया और मंच का नाम समूह 8 यानी कि ग्रुप 8 यानी कि G8 रख दिया गया। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। बाकी दोस्तों सभी का है, WTO का है, G20 का है और बिम्बिसेक का भी भारत सदस्य देश रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक है। 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है या खालिस्तान है। तो कितना है दोस्तों, तो दोस्तों 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक जो है ना दोस्तों, फिसल का एक अंक नीचे चला गया है और वो कितना है, प्रेजेंट जो 2015 में था दोस्तों वो 0.624 था, लेकिन दोस्तों 188 देशों की सूची में यह 131वें स्थान पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, पिछली बार भारत इस सूची में दोस्तों 130वें नंबर पर था। भारत का मानव विकास सूचकांक का मूल्यांक 0.642 है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। यह आंकड़ा भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में डाल देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं आज के आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ी क्षेत्र वाली फसल है कौन सी है दोस्तों। तो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ी क्षेत्र वाली फसल गेहूं ही। आप सभी को पता है कि गेहूं की फसल के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। इसकी अपेक्षा दाल के लिए नहीं है, चावल के लिए और तिलहन के लिए नहीं। चावल तो वैसे भी दोस्तों आपको पता है बारिश की बरसात की फसल है, तो बारिश में इसमें वैसे भी पानी मिल जाता है। लेकिन गेहूं एक ऐसी फसल है दोस्तों, इसको पानी की फसल माना जाता है। ये खरीफ की फसल है, ऋतु की फसल भी बोलते हैं इसको। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ी क्षेत्र वाली फसल दोस्तों गेहूं है, जबकि चावल वर्षा खरीफ की फसल है। इसमें कृत्रिम सिंचाई समानता नहीं की जा सकती, लेकिन रबी की फसल गेहूं है, इसमें दोस्तों सिंचाई की पर्याप्त आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ दाल व तिलहन की फसलें खरीफ में होती हैं, अतः दी गई फसलों में गेहूं की फसल सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल मानी जाती है। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर की सीरीज पसंद आई होगी। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जो कि आपने वीडियो को वॉच किया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ दोस्तों शिवदीप एकेडमी चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, बाय।